I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. I wandered lonely as a cloud के पहले स्टेंजा या बंद में वर्ड्सवर्थ अपने एक दिन के कभी कभार बेमकसद घूमने की वजाहत करता है। टर्म वांडर्ड यानी आवारा घूमने का मतलब है अपनी मर्जी से आज़ाद चलना। शायर अपने आप को लफ्ज़ के मेटाफोरिकल सेंस में बादल कह रहा है। अगरचे बादल ज़्यादातर ग्रोहों में सफ़र करते हैं, ये बादल वाहद मंडलाने को तरजीह देता है। ताहम वो वाज़िया तौर पर अपने नैरेटिव या बयानिया को आसान बनाते हुए वादियों और पहाड़ियों से मामूल की सैर पर गुजरने का जिक्र करता है। शायर को हवा में फड़फड़ाते डैफोडिल्स का एक बंच नज़र आता है। वो उन गोल्डन डैफोडिल्स की खूबसूरती से हैरान रह गया है। अगरचे पीला रंग डैफोडिल्स के लिए ज़्यादा सुटेबल होगा, लेकिन शायर सुनहरे रंग का इस्तेमाल करके उसकी खूबसूरती को ज़ाहिर करने का इरादा रखता है। डैफोडिल्स को मेज़बान या हजूम कहा गया है क्योंकि वो एक इज्तमाही ग्रुप में इकट्ठे हुए हैं। वो रोमांटिक दौर से ताल्लुक़ रखने वाले शायर के लिए बेपनाह खूबसूरती का ज़रिया हैं। वो डैफोडिल्स एक झील के किनारे कुछ दरख्तों के नीचे मजबूती से रखे हुए हैं। ये मजमूई तौर पर हवा का दिन है और हवा चलते ही फूल रक्स करते हैं और फड़फड़ाते हैं। हम शायर के इल्हाम के हाथी को तलाश करने के लिए एक मुख्तसर लम्हे के लिए एक कदम पीछे हटते हैं। शायर मशहूर ज़िला झील में मुकीम था। यह खिता कुदरती मकामात से मालामाल पहाड़ियों, वादियों और झीलों पर मुश्तमिल है। नतीजे के तौर पर मकाम मुकम्मल तौर पर हकीकत पसंदाना है। वर्ड्सवर्थ झूमते हुए डैफोडिल्स की तरफ इशारा करता है, जो कि दर हकीकत इंसानों से मुतल्लिक एक खासियत है। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. अब यहाँ एलेग्री का इस्तेमाल हुआ है, जो कि हमारी नेटिव गैलेक्सी मिल्की वे का वाज़िया और बराह रास्त हवाला है। खलाई तसलसल हमारे रोमांटिक इरा के शायर के लिए बहुत बड़ा राज रखता है, क्योंकि वो डैफोडिल्स को मुसलसल हैरत की हालत में रहने का तसव्वुर करता है, जैसा कि सितारे इंसानों की पहुंच से बाहर हैं। शायर मिल्की वे की तरफ इशारा करता है। हमारी गैलेक्सी अपने सैयारों के निज़ाम शम्सी से घिरी हुई है, जो लामहदूदियत से आगे फैली हुई है। कयास के मुताबिक झील का एक बड़ा एरिया है, क्योंकि डैफोडिल्स साहिल के साथ साथ मुंतशिर या फैले हुए हैं। मिल्की वे के अहाते में लातदाद सितारे पड़े हैं, जिनका शायर झील के किनारे फड़फड़ाते डैफोडिल्स के साथ मुवाजना करता है। 10,000 से शायर का मतलब है कि डैफोडिल्स का एक मजमुआ है जो हवा में लहरा रहा है, जो मंजर की खूबसूरती से शायर पर जादू कर रहा है। ये शायर की एक तरह से वाइल्ड एस्टिमेशन है, क्योंकि वो एक नज़र में 10,000 डैफोडिल्स का तसव्वुर करता है। टर्म स्प्राइट से निकली है, जो बुनियादी तौर पर छोटी डैंडी स्पिरिट्स हैं, जिन्हें लोग उस मौजूदा वक्त में तसव्वुर करते थे। उन डैफोडिल्स को यानी परियों जैसा कहा गया है। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. स्पीकर को डैफोडिल्स का स्प्राइटली डांस इतना पसंद आया कि वो थर्ड स्टेंजा में कहता है कि उसके पास मौजूद झील की चमकती हुई लहरें उनकी खूबसूरती का मुकाबला ही नहीं कर सकती। सूरज की रोशनी की वजह से लहरें चमक रही हैं। ये तस्वीर दरअसल एक कंट्रास्ट इमेज है डैफोडिल्स के रक्स से। इसके अलावा वो स्पीकर डैफोडिल्स के लहलहाते सिरों को झील की लहरों के तौर पर तस्वर करता है। लिहाजा ये कंट्रास्ट झील के पानी की डैफोडिल से मुमासलत या रिजेम्बलेंस को पेश करता है। इस मंजर का मुशाहिदा करते हुए रोमांटिक शायर इतना खुश हो गया कि वो मकाम से हिलने के काबिल ही नहीं रहा। फूल उसके लिए एक जोकंट कंपनी है, जो कि उसे इंसानों में नहीं मिल सकती। जोकंट का मतलब है खुश मिजाज और हल्का पुल्का। डैफोडिल्स की खामोश मौजूदगी शायर को इंसानों के अल्फाज से ज़्यादा बता सकती थी। उनमें एक पाकीज़गी थी जिसने शायर पर जादू सा कर दिया था। अगली लाइन में लफ्ज़ गेज्ड की रेपिटेशन उस वक्त शायर की जहनी कैफियत की तरफ इशारा करती है। उसकी आंखें डैफोडिल्स के सुनहरी हुस्न पर जमी हुई थीं, इसलिए वो उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो मुकम्मल तौर पर उनसे सुकून न हासिल कर सके। लाइन का दूसरा हिस्सा तेजी से रीडर्स की तवज्जो हासिल कर लेता है। वर्ड्सवर्थ अब उनसे पूछ रहा है कि उस दिन फूल उसके पास कौन सी दौलत लाए थे।
اس طرح اسپیکر اپنے تصور سے ریڈرز کو اپنے پوائنٹ آف ویو یا نقطہ نظر سے آگاہ کرنے کے لیے تیزی سے حقیقت میں آ جاتا ہے. For oft when on my couch I lie, in vacant or pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. آخری سٹینزا یہ نظم لکھنے کے مقصد کو بیان کرتا ہے. ورڈزورتھ کے مطابق جب بھی وہ اپنے صوفے پر خالی یا سوچے سمجھے موڈ میں لیٹا ہوتا ہے تو اس کی تصویر اس کے ذہن کی آنکھوں میں چمکتی ہے، اور یہ ایک بیک وقت عمل ہے، زبردستی نہیں. خوشگوار یادیں اتنی دل گرفتہ ہوتی ہیں کہ وہ زندگی بھر ایک شخص کے ساتھ چپکی رہتی ہیں. چنانچہ جب بھی شاعر کا ذہن خیالات سے خالی ہوتا ہے تو وہ تصویر اسے دوبارہ سوچنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے. اتنا ہی نہیں، جب وہ افسردہ ہوتا ہے تو وہ منظر بھی اسی طرح کام کرتا ہے. یہاں اندرونی آنکھ دماغ کی آنکھوں کا حوالہ ہے. جب کوئی اپنی جسمانی آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ ان آنکھوں کو کھول دیتا ہے. ورڈزورتھ نے ڈیفوڈلز کا موازنہ اپنے تنہائی کے لمحات کی خوشی سے کیا. وہ اس کی وجہ بتاتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے. اس کے مطابق ڈیفوڈل سے جڑی یاد اس کے دل کو خوشی سے بھر دیتی ہے، جس سے اس کا دل ایک بار پھر بچوں کی طرح اچھل پڑتا ہے. اس طرح شاعر اپنی زندگی میں فطرت کے کردار بالخصوص ڈیفوڈلز کو نمایاں کرتا ہے.